आज हम बात करेंगे मानव जीनोम परियोजना के बारे में, ठीक है। ये हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है मानव जीनोम परियोजना, मतलब ये परियोजना कहाँ चलाई गई थी, यूएस में चलाई गई थी, मतलब अमेरिका में चलाई गई थी, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है कि मनुष्य के डीएनए, हम डीएनए की संरचना जानते हैं, वाटसन और क्रिक मॉडल हमने पढ़ा हुआ है। वाटसन और क्रिक मॉडल जो है उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट। इसमें करना क्या है कि हमें पता करना है कि मनुष्यों में ऐसे क्या चीजें होती हैं जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करती है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें पता क्या चलेगा कि कैसे जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो किसकी वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। दूसरा, जो रोग होते हैं वो बनते कैसे हैं, या फिर वे रोग जो वायरस की वजह से होते हैं वो कैसे हमारे जीन को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से वो रोग अगली पीढ़ी में जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जो मानव जीनोम परियोजना है ये अमेरिका में शुरू की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि हमें जानना था कि पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं उनमें क्या डीएनए सब में एक जैसे है या फिर उनमें कुछ बदलाव है। अगर बदलाव है तो वो क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने लोग हम कमरे में बैठे हैं सबका 99.9% जो डीएनए है वो मैच करता है। केवल 0.1 ऐसा डीएनए होता है सभी में जो चेंज होता है, मतलब हमें जो चेंजेस होते हैं डीएनए में वो केवल कहां पे होते हैं, 0.1% हम लोगों में बदलाव होता है। वो ये मानव जीनोम परियोजना आपको बताएगा कि क्यों होता है। तो पहले पॉइंट समझते हैं इसके बारे में। मानव जीनोम परियोजना को कब शुरू किया गया था, 1990 में शुरू किया गया था। पहले कुछ पॉइंट समझो कि इसे परियोजना क्यों कहा गया। जब कोई चीज ऐसी होती है जिसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें लगाया जाता है, तो उसे हम परियोजना, एक होती है योजना, है ना, योजना छोटी होती है और परियोजना बड़ी होती है। जब किसी चीज में या किसी चीज की खोज में हम ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम परियोजना का नाम देते हैं। तो बात करते हैं हम मानव जीनोम परियोजना की, तो इसे सन 1990 में शुरू किया गया था। इसे परियोजना नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं मानव का जो डीएनए होता है उसमें आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड जानते हैं ना। हमने जब वाटसन और क्रिक मॉडल पढ़ा था तो हमने देखा था, ठीक है, देख ही लेते हैं फिलहाल, ठीक है। ऐसे हमने बनाया था ना ये संरचना, तो ये क्या है, ये होती थी न्यूक्लियोटाइड, समझ रहे हैं ना। इसी न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमें पढ़ना है कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनके बीच में जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल जो होते हैं वो किस बेस पे लगे होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है टोटल एक मनुष्य के डीएनए में, समझ रहे हैं। तो शुरू कब किया गया, इसे प्रारंभ किया गया सन 1990 में। यह चीज तय की गई कि भैया हम इसे 13 साल में बना के दे देंगे, हम इसे 10 साल में बना के दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो चला गया 13 साल में, क्योंकि एक एक जीन की जानकारी को इकट्ठा किया गया। एक एक जीन की जानकारी को इकट्ठा करने में ज्यादा समय लगा, जिसकी वजह से ये खत्म हो गया होता सन 2003 में, लेकिन ये खत्म हुआ सन 2006 में। समझ रहे पॉइंट हम समझेंगे कि प्रारंभ कब हुआ। सन 1990 में 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रांसिस, नाम जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, और दूसरे वैज्ञानिक थे सेलेरा जीनोमिक्स, और तीसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर जे क्रेग वेंटर। नाम क्यों, क्योंकि ये सभी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये इस परियोजना में काम कर रहे थे जिसमें डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस इस परियोजना के हेड थे, यानी कि अध्यक्ष थे। हुआ क्या फिर आगे, उस संस्था का क्या नाम था, उस संस्था, 2 संस्थाएं थी जो इस परियोजना पे काम कर रही थी। पहली, ये देखिए 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट में या फिर मानव जीनोम परियोजना में कौन कौन सी 2 कंपनियां, कौन कौन सी 2 संस्था कार्यरत थी। तो नाम याद रखेंगे, यूएस, है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। यूएस मतलब अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम क्या था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और दूसरी संस्था कौन थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ।
दो ऐसी कंपनियां थी जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। कर क्या रही थी वो, खर्च कितना आता है आप जानिए कि टोटल एक न्यूक्लियोटाइड, हम एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानकारी जुटाने में हमें कितना खर्च आता है, तो हम डॉलर की बात करें तो $3 एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानकारी पाने के लिए हमें $3 खर्च करना पड़ता है। तो आप सोच के देखिए, बात करेंगे हम कितना खर्च आता है, तो समझिए कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट में मनुष्यों में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम एक न्यूक्लियोटाइड, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की जांच करते हैं तो उसमें खर्च कितना आता है, $3 ये जो सिंबल बना है ये डॉलर का सिंबल है, $3 यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड की जांच करने के लिए अगर भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो हम ₹72 इन्वेस्ट करेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड की हमें जानकारी मिलेगी। टोटल खर्च बताए तो मनुष्य के टोटल न्यूक्लियोटाइड की अगर जांच करेंगे तो 9 बिलियन, समझ रहे हो, 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं जाके हमें एक मनुष्य के पूरे डीएनए का, पूरे न्यूक्लियोटाइड की जांच हम कर पाएंगे। जो डीएनए टेस्टिंग होता है इतनी आसानी से नहीं होता, कैसे होता है अभी आप समझेंगे इस बात को पूरी गहराई से, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया, खर्च कितना आता है, एक न्यूक्लियोटाइड की जांच करने में टोटल हमें खर्च आता है $3, यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में उसकी वैल्यू होगी, वो होगी कितनी, $72। टोटल खर्च कितना आता है पूछेगा तो आप कहेंगे $9 बिलियन। अब देखो मनुष्यों में टोटल जो न्यूक्लियोटाइड या जो क्षार की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁹। एक का खर्च निकालने में कितना खर्च टोटल आ रहा है, तो $3 आ रहा है, यानी कि ₹72 आ रहे। तो आप सोचो कि 3 × 10⁹ का अगर हम निकालेंगे तो कितना खर्चा आएगा, इसीलिए इसे परियोजना का नाम दिया गया। पॉइंट समझ में आ गया। आगे देखो उद्देश्य क्या था, रीजन क्या था कि हमने इस मानव जीनोम परियोजना को लागू किया, या फिर क्यों अमेरिका ने इस परियोजना को बनाया, क्या कारण था। तो पहला पॉइंट क्या था कि मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन क्षार युग्मों का अनुक्रम निर्धारित करना, यानी कि जो मनुष्यों में जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाए जाते हैं, वो किस बेस पे, किस आधार पे लगे होते हैं वो हमें पता चलेगा। दूसरा पॉइंट, 30 से 35 हजार मानव जीन्स की पहचान होगी। अभी देखिए यहां पे पता हमें नहीं है कि मनुष्यों में जीन्स की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इस परियोजना से हमें पता चलेगा कि मनुष्य के डीएनए में कितने जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स जानते हैं हम, जीन्स वह होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या जानेंगे, तीसरा, जीनोम संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करना। जो हम उस जानकारी को पाएंगे उसे हम क्या करेंगे, हर जीनोम की जानकारी को आसानी से कंप्यूटर में इकट्ठा किया जाएगा। अगला पॉइंट, क्योंकि मानव द्वारा लिखित में उसकी जानकारी इकट्ठा करने में कई साल लग जाते, क्योंकि हमें 13 साल, हमने 10 साल का टाइम मांगा था और हमें टोटल टाइम लग गया कितना, 13 साल। 3 साल हमने एक्स्ट्रा लिया, वो भी कंप्यूटर की मदद से। पॉइंट समझ में आ रहा है। आगे देखो, उसके बाद उसका विश्लेषण करना और अधिक प्रभावी तकनीक का विकास करना, जितना हो सके, जितनी आधुनिक यंत्रों का हम प्रयोग कर सके। जैसे भाई अगर किसी आंकड़े के बारे में आप बता दिया जाए कि भाई चलो फला आदमी का हम कर रहे हैं, इसमें एक एडेनिन, एक यूरेसिल, एक ग्वानिन है, हमने लिख दिया। पूरा टोटल का लिखने के लिए यहां देखो, अभी मैं ये वाला बताऊंगा ना आपको पॉइंट, तो सब क्लियर हो जाना है। अब देखो उसको क्या करना है, जीनोम संबंधी आंकड़ों को हमें इकट्ठा करना है, संग्रहित करना है। उसके बाद उसमें हम विश्लेषण करेंगे, मतलब जांच पड़ताल करेंगे, और प्रभावी तकनीक, जो अच्छी से अच्छी तकनीक होगी उसका हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। आगे इसके बाद सामाजिक, नैतिक, कानूनी समस्याओं पर हम विचार करेंगे। मतलब जैसे आप देखते हैं कोई पहुंच जाता है, भैया ये मेरा लड़का है, जबरदस्ती आपका लड़का है, उससे हम क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। भैया ये आपका लड़का नहीं, डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है। अभी पता चला ना, लेकिन जब ये परियोजना नहीं थी तब थोड़ी पता चलता था, तो मार हो जाती थी, जबरदस्ती जो जीतता था लड़का उसका है, होता था ना। लेकिन अब भाई कानून नाम की कोई चीज है, डीएनए टेस्ट करवाइए, अगर ये आपका लड़का है तो आप इसे लेके जाइए, अगर नहीं है तो रहने दो।
समझ रहे? दूसरी चीज नैतिक मतलब पर्सनल, है ना, अपनी खुद की अगर आप जांच करवाना चाहते हैं कि मेरे पापा वही हैं तो चेक करवा लो भैया। ये भी तुमको अगर कोई तसल्ली नहीं हो रही है तो चेक करवा लो, हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है। तीसरा है कानूनी। अब कानून कभी कभार क्या होता है, पोस्टमार्टम हो जाता है, बम ब्लास्ट में कोई व्यक्ति मारा जाता है ना, कोई मर जाता, चीथड़े उड़ गए, भाई कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी है? तो कानून भी क्या करता है, डीएनए टेस्ट करवाता है, वो पता लगाता है कि भाई ये आदमी, भाई अगर पता सभी लोग की लाशें मिल गई, नहीं मिलती है तो जितने लोग मरे थे उनके घर के तो कोई ना कोई होंगे ना, रोना पीटना मचा होगा ना, तो सबका डीएनए इकट्ठा किया जाएगा और फिर जो मरे हुए हैं उनके डीएनए को उठा के क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा, जिससे मिल गया भाई ये तुम्हारी लाश, उठा के बोरिया भर देंगे, ले जाओ तुम अपनी। समझ रहे हैं ना? जो बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं उसमें देखते हैं ना चीथड़े उड़ जाती हैं लाशों की, है ना, जो शरीर होता है कितना चिथड़ा उड़ जाता है बेचारों का, तो एक एक चिथड़ों को उठाया जाएगा, मैच किया जाएगा, अगर मैच कर गया तो भाई आप लेके जाओ, आप लेके जाओ, वरना पता चला कि इनके फूआ को फूंक रहे हैं, उनके फूआ हम फूंक रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब उल्टा पलटा हो जाएगा। जैसे हुआ क्या था, एक बार ऐसे हुआ था कि एक आदमी था, वो मरा नहीं था, उसके घर वाले उसकी लाश फूंक के थे, रही मना दे, कुछ दिन के बाद वापस गया तो क्या पता चला भैया तुम कहाँ थे, भैया मैं तो खो गया था, अब उसके थे रही होगी थी गाँव में। तो ये क्या है, डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए था। हालांकि डीएनए टेस्ट में ज़्यादा खर्च आता है। अगर आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है संतुष्टि, अगर आप संतुष्ट हैं तो कोई डीएनए टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, अब संतुष्ट नहीं है तो रोज़ करवाओ, लगे रहो, पैसा ज़्यादा कुल बिक जाएगा फिलहाल। ठीक है। आगे, नए जीव के रोग को हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगर हम डीएनए के बारे में सारी जानकारियां जान जाएंगे तो कोई रोग कैसे होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, किस हार्मोन, किस एंजाइम, किस विटामिन की वजह से होता है, डीएनए पे इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, ये सारी जानकारियां हम जान जाएंगे। समझ रहे हैं? तो किया कैसे प्रयोग, अब समझते हैं प्रयोग। ये तो सारी चीजें थी कि भाई हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम क्या कर सके, मानव डीएनए में जो जितने भी क्षार युग्म हैं उनके बारे में जानकारी पा जाएं। ठीक है। जितने जीन्स पाए जाते हैं उनकी जानकारी पा जाएं। ठीक है। और जो नैतिक और सामाजिक कानूनी जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल हमें मिल सकता है। और अगर कोई व्यक्ति है जैसे वर्णांधता हीमोफीलिया है तो उसकी संतान में अगर वो रोग जाने वाला है तो उस संतान को हम उस रोग से बचा सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? आगे समझते हैं किया कैसे, विधि क्या थी, आखिर उन वैज्ञानिकों ने किया क्या। ठीक है। उन्होंने किया क्या कि दो विधियां अपनाई। पहली विधि का नाम था अनुक्रम घुंडी, नाम बेटा याद रखना, पहली विधि का नाम था अनुक्रम घुंडी और दूसरा था अनुक्रम टिप्पण। टिप्पणी नहीं, अनुक्रम टिप्पण। किया क्या उन्होंने कि आप जानते हैं, नॉर्मली आप जानते हैं डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन से किसी अंग का निर्माण होता है। जानते हैं इस चीज को। लेकिन मैं आपको बताया हूं कि आज भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है, आरएनए करता है। तो देखो, जिन जीवों में आरएनए, आपको बताऊं डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से फिर आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। पॉइंट समझो, क्योंकि अंग का निर्माण तभी होगा जब प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन हमेशा किससे बनता है, आरएनए से बनता है, आरएनए हमेशा किससे बनता है, डीएनए से बनता है। तो पहले अब जो जीव है जिनके अंदर आरएनए है वो आरएनए आगे चल के क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, डीएनए चल के आगे फिर क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तब जाके किसी अंग का क्या होगी, हाँ, उत्पत्ति होगी। समझ रहे हो? तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने किया क्या कि पहले उस जीव को लिया, फिर या उस डीएनए को लिया जिसमें आरएनए अपने आप को प्रदर्शित कर रहा हो, मतलब वे जीव जिसमें आरएनए पाया गया, या वह डीएनए जिसमें आरएनए अपने, मतलब एकदम आम बोलचाल की भाषा में समझो, जिसमें आरएनए अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है भैया कि इस जीव में आरएनए है, उसका डीएनए दिया गया। और दूसरा वह जीव जिसमें डीएनए ही है। समझ रहे हैं? तो पहले वाले में मतलब वह जीव जिसमें आरएनए का निर्माण होकर डीएनए का निर्माण होता था, और डीएनए से फिर प्रोटीन, मतलब आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो रहा था, उसका डीएनए हमने लिया। दूसरा क्या किया फिर हमने, वे जीव जिसमें डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता था, उसका डीएनए हमने लिया।
पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कुछ जीव ऐसे है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए कर रहा है, कुछ ऐसे जीव है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। तो जिसमें डीएनए कर रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें आरएनए कर रहा है तो हम आरएनए से किसका निर्माण करवाएंगे? डीएनए का। और डीएनए से किसका निर्माण करवाएंगे? आरएनए का। आरएनए से किसका निर्माण करवाएंगे? प्रोटीन का। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो आगे फिर क्या किया हमने, उस डीएनए के, उन डीएनए के क्या किया? छोटे छोटे टुकड़े किए। क्या किया? छोटे छोटे टुकड़े किए। अब मैंने आपको बताया भी है, डीएनए गुणसूत्र को ज्यादा काट देंगे तो क्या बनेगा? गुणसूत्र को काटने के बाद क्या बनता था? डीएनए। और डीएनए को थोड़ा सा और खींचते थे, ज्यादा निर्माण के बाद कौन बनता था? गुणसूत्र बनता था। क्या बनता था? गुणसूत्र। गुणसूत्र को इकट्ठा करते तो डीएनए, डीएनए को इकट्ठा किया तो फिर अरे इधर जीन्स बनता था भाई, जीन्स बना, जीन्स से डीएनए और डीएनए से कौन बनता था? गुणसूत्र, है ना। तो मतलब डीएनए से किसका निर्माण होता था? गुणसूत्र का। लेकिन यहां उल्टा, हमें समझना क्या है पहले समझो। डीएनए को क्या किया जाता है? पहले डीएनए दिया जाता है, दोनों का डीएनए दिया जाता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? काटा जाता है या तोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 1। फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में करके हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल बैक्टीरिया बनाते हैं, कृत्रिम बैक्टीरिया और कृत्रिम ईस्ट। पॉइंट समझो, आपके बुक में दिया होगा BAC, ठीक है, समझ रहे हैं? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। समझ रहे हैं? मतलब हम मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाए गए बैक्टीरिया लेंगे और दूसरा मानव के द्वारा बनाया गया कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब समझते हैं ना, कृत्रिम, ठीक है, मानव द्वारा बनाए गए ईस्ट लेंगे और मानव द्वारा बनाया गया क्या लेंगे? बैक्टीरिया लेंगे। उनके अंदर इस डीएनए को प्रवेश कराएंगे। वो क्या करेंगे, है ना, वो क्या करेंगे? वो इसका विकास करेंगे। अगर ईस्ट के अंदर प्रवेश करवाते हैं तो उसे हम बोलेंगे YAC यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराते हैं तो उसे बोलेंगे BAC यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। पॉइंट क्लियर है? आगे देखो, अब हम क्या करेंगे? अब खर्च देखो, खर्च आता क्या है। फिर क्या करते हैं, जब डीएनए को क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया और ईस्ट में प्रवेश कराते हैं तो उसकी हम कॉपी निकालते हैं, फोटोकॉपी निकालते हैं। खर्च कितना आता है एक फोटोकॉपी में? समझो कि एक पेज, पॉइंट समझो, एक पेज लेंगे, उस पेज पे हम डीएनए के बारे में, एक डीएनए की बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, मनुष्य के एक न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक पेज लेंगे, एक नॉर्मल सा पेज, उदाहरण के तौर पे समझो, ठीक है, एक कोई नॉर्मल सा पेज हम लेते हैं, एक नॉर्मल सा पेज लिया, इस पूरे पेज पे हम टोटल कितना लिखेंगे? 1000 वर्ड। कितने वर्ड? 1000 वर्ड लेंगे, ठीक है। मतलब एक पेज पे हम 1000 वर्ड अगर लिखते हैं, टोटल एक पेज पे 1000, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है, 1000 शब्द हम लेंगे तो वैसे ही 1000 शब्द वाले कितने पेज लेंगे टोटल? मतलब इस कॉपी में टोटल कितने पेज होने चाहिए? 1000। कितने? 1000 पेज अगर इस कॉपी में होंगे और हर पेज पे कितने शब्द लिखे होंगे? 1000। और ऐसी कितनी कॉपियां चाहिए? ऐसी 1000 कॉपियां चाहिए तो हम मनुष्य के एक डीएनए की जानकारी निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब मनुष्य के न्यूक्लियोटाइड की पूरी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए टोटल कितना खर्च आ गया आप सोच के देखो। एक पेज, जो डायरी है, इसके एक पेज पे अगर हम 1000 वर्ड लिखेंगे और इस पूरी कॉपी में, इस पूरी डायरी में टोटल 1000 पन्ने होंगे, तो ऐसे 1000 पन्ने वाली जिसपे 1000 शब्द हर पेज पे लिखे हैं, 1000 किताब लगेंगी पूरे डीएनए की जांच करने के लिए। पॉइंट समझ में आ गया? इसलिए ये इतना महंगा होता है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे करवाया जाता है मानव जीनोम परियोजना। प्रॉफिट क्या हुआ? हमें पता क्या चला? इससे कराने के बाद हमें पता क्या चला कि मानव में टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने थे? 3 × 10⁹ यहां देखो, जब हमने ये प्रयोग किया तो हमें पता क्या चला कि मानव में टोटल कितने? 3 दिख रहा है, 3000, है ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसके पहले हमें कितना पता था? 3 × 10⁹ 4 युग्म थे, लेकिन यहां 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हुए इस प्रयोग के बाद। दूसरा पॉइंट देखो, हमें क्या पता था कि मनुष्यों में, है ना, एक मानव में जीन्स की संख्या कितनी होती है? तो 30 से 35,000 जीन्स पाए जाते हैं मानव के अंतर्गत। लेकिन इस जीनोम परियोजना के बाद, मानव जीनोम परियोजना के बाद पता क्या चला कि मनुष्यों में जीन की संख्या कितनी है? 30,000, जो हम पहले आंकते थे कितनी?
35 से 30, है ना, लगभग कभी कभी 20 मानते थे, लेकिन उनकी एक्चुअल की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 30,000। पता चला कि नहीं पता चला? इसके बाद आगे हमें क्या पता चला कि एक जीन, है ना, एक जीन में कितने क्षार थे? एक जीन की बात करें तो उनमें टोटल क्षारों की संख्या कितनी आई? वो आई 3000। कितनी आई? 3000। अगला टॉपिक देखो, सबसे बड़ा, यहां उभर के क्या आया कि सबसे बड़ा गुणसूत्र होता कौन है? यक्स वाला होता है या वाई वाला होता है? गुणसूत्र की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन होता है? यक्स होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन होता है? यक्स, जिसे हम कहते क्या है? जिसे हम कहते हैं डाइस्टोफिन। क्या कहते हैं? डाइस्टोफिन। तो कोई पूछेगा सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन होता है ना, तो कौन होता है? यक्स गुणसूत्र होता है, जिसे हम बोलते क्या है? डाइस्टोफिन बोलते हैं। जो जिसमें कितने बेस होते हैं? तो 2.4 मिलियन बेस। टोटल देखो इधर, है ना, 3164.7 बिलियन में तो केवल सबसे ज्यादा कौन है? यक्स गुणसूत्र, जिसकी संख्या 2.4 बिलियन अकेले है। अभी एक जिन की बात हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन होता है? यक्स, जिसे डाइस्टोफिन कहते हैं, जिसमें क्षार की संख्या, बेस की संख्या, आधार की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2.4 मिलियन। क्लियर हो पॉइंट? आगे देखो, मानव में, अब हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि मानव में टोटल 99.9% जो डीएनए होते हैं, मतलब हमारे और आपके जो डीएनए हैं वो सबके लगभग मैच करते हैं, केवल अगर बात करें 0.1%। तो केवल 0.1% लोगों में ऐसा होता है जो डीएनए में परिवर्तन होता है, वरना सबका डीएनए सेम होता है। वही लास्ट का 0.1% ऐसा होता है जो बदल जाता है। इसी वजह से सबका फिंगरप्रिंट, डीएनए अलग अलग होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फिंगरप्रिंटिंग, क्या उपयोग है फिंगरप्रिंटिंग के। फिलहाल ये था आपका मानव जीनोम परियोजना। क्यों लगाई गई थी, क्या कारण था, प्राप्त क्या हुआ, खर्चा कितना हुआ, वो सारी जानकारियां हमने समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। समझ में आ गया? बेस्ट ऑफ लक।